हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस स्टडी वर्ल्ड में। प्रीलिम्स करीब है तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, तो मैं ले आई हूँ घटना चक्र का पॉइंटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये होता है 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय था इस बार वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ। ठीक है। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या था? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। अगला प्रश्न, भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? तो 3 जनवरी 2023 को किया गया। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया? तो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत सरकार ने किस संगठन को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। इस संगठन में किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 19 दिसंबर 2022 को। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, ये बीजेपी से हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। असम सरकार ने परिसीमन से पहले कितने जिलों के विलय की घोषणा की है? तो 4 जिलों की विलय की घोषणा असम सरकार ने। ये 4 जिले कौन कौन से हैं? विश्वनाथ, होजई, बजाली, तुमुलपुर। ये 4 जिलों का विलय किसके साथ किया गया? विश्वनाथ का सोनितपुर के साथ, होजई का नगांव के साथ, बजाली का बारपेट के साथ और तुमुलपुर का बक्सा के साथ विलय हो रहा है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र धर्मदास, केरल। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम, ये मुझे नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या ये 33 है, ये आप देख लीजिए। किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया? भारतीय नौसेना का नया ध्वज बनाया गया है। नया ध्वज किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से। नया ध्वज का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की घोषणा हुई है। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली आई कार्ड है? तो ये 12 अंकों का फैमिली आई कार्ड है। पंजाब हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंचप्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो पंचप्रण 1947 तक हमारा जो देश है वो विकसित राष्ट्र बनेगा, इसके लिए पंचप्रण लिया गया है 1947 तक। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो 76वां स्वतंत्रता दिवस था। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 75 वर्ष पूर्ण हो गए, और ये 76वां था। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, इनको कीर्ति चक्र मिला है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? तो नीतीश कुमार ने ली है। हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है? तो असम के साथ मिजोरम ने हस्ताक्षर किया है। और असम और मिजोरम की अगर सीमा जो साझा होती है कितनी लंबी है? तो 164.6 किलोमीटर की सीमा असम और मिजोरम की साझा होती है। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें राष्ट्रपति हैं। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022 कब से लागू है? 4 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। और इस अधिनियम ने किसका स्थान लिया है? तो बंदी की शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान लिया है, ये दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जिले का नाम ये परिवर्तित कर रहे हैं। वो कौन सा जिला है? कोनसीमा जिला। अब कोनसीमा जिला का नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनसीमा जिला रखा जाएगा। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल सरकार 7 नए जिले बनाएगी। ठीक है, और 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल के कुल जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 30। कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नाम गन हिल है। 5140 का नाम गन हिल है। नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया? ऑपरेशन विजय। नामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है? असम और अरुणाचल प्रदेश। नामसाई घोषणा पत्र असम और अरुणाचल प्रदेश के विवाद के समाधान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामसाई जिला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया? बिहार। बिहार राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया? नई संसद भवन की छत पर। अशोक स्तंभ का अनावरण नई संसद भवन की छत पर किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? कांस्य धातु से। ये राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ को कांस्य धातु से बनाया गया है। और इस प्रतिमा का कुल वजन 9500 किलोग्राम। इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। ठीक है। भारत की पहली बालिका पंचायत पहल, ये गुजरात के कच्छ जिला से स्टार्ट हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल। कुछ भी भारत की पहली, विश्व की पहली, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है? यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है एल नागेश्वर राव। ये सर्वोच्च न्यायालय की ये एल नागेश्वर न्यायाधीश वाली पीठ में कहा गया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के धाराशिव रखा गया है। तो औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव नगर रखा गया है। यह दो शहर किस राज्य में है? तो दोनों शहर महाराष्ट्र में है। विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मणिक शाह। त्रिपुरा के सीएम है मणिक शाह। परिसीमन आयोग द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए। और इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, परिसीमन जो आयोग बना, ये रंजना प्रकाश देसाई, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या हो गई 90। जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 90। इसमें से जम्मू कश्मीर और इसमें से जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्रमशः जम्मू क्षेत्र में है 43 और कश्मीर क्षेत्र में है 47। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुए हैं? तो 9। जम्मू कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या हो गई है 5। किस राज्य में नए जिलों के गठन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में नए जिले बने हैं, और ये 13 नए जिले उतनी समय बने थे। ये अप्रैल 22 की न्यूज़ है, इसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें 1 साल का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो हम योजना और परियोजना की तरफ चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी दी गई है? तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी मिली है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सतलज जल विद्युत निगम द्वारा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता 382 मेगावाट है। अग्निवीरों की शिक्षा जारी रखने के लिए किन मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के साथ समझौता ज्ञापनों अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान। रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहां स्थापित किया जा रहा है? गडक, कर्नाटक। जम्मू कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चिनाब नदी पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? तो संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट। राजस्थान की यात्रा के समय उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने एसजेवीएन लिमिटेड के किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो 1000 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा रखा गया। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ घोषित हुआ है? तो ये केरल में। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु। ये जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है चेन्नई में। किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है? तो 2030 तक जो आत्महत्या हो रही है उसमें 10% की कमी लाया जाएगा। ये जो रणनीति बन रही है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, उसके तहत। नवंबर 22 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? तो एक तो महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा में, और दूसरा अरिटापट्टी तमिलनाडु का पहला है ये, लेकिन 2 महेंद्रगिरी और अरिटापट्टी 2 जैव विरासत स्थल घोषित हुए हैं। भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं 36।
नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र। इस जल विद्युत संयंत्र का नाम है कामेंग जल विद्युत संयंत्र। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट क्षमता है इसकी। यह संयंत्र किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSU द्वारा कार्यान्वित है? निपको लिमिटेड, ये मिनी रत्न है, इसके द्वारा ये कार्यान्वित है। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का। इस हवाई अड्डे का क्या नाम है? डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। डोनी और पोलो का अर्थ अगर देखा जाए तो डोनी मतलब होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? नाड प्रभु केम्पे गौड़ा की है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट ऊंचाई है। और निर्माण में इस प्रतिमा का निर्माण किस धातु से किया गया है? तो 98 टन कहाँ से लगा है? 120 टन इस्पात मिलाकर नाग प्रभु केम्पे गौड़ा का ये प्रतिमा बनाई गई है। और इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? रामवी सुतार इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो सियोम पुल सियोम नदी पर निर्मित है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन गोवा में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल पुल गोवा में उद्घाटन हुआ है। इस पुल का नाम है जुआरी ब्रिज। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, गोवा में जुआरी ब्रिज नाम है और इसकी लंबाई है 640 मीटर। पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये संचालित है। पीएम विकास योजना में किन 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? तो एक तो सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। इन 5 योजनाओं को मर्ज करके पीएम विकास योजना कर दिया गया है। देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कौन सी है? तो T49 एस्केप टनल देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है। T49 एक ट्विन ट्यूब टनल है जिसकी लंबाई है 12.895 किलोमीटर और मुख्य टनल है 12.75। इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता। T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। T49 टनल किन 2 स्टेशनों को आपस में जोड़ेगा? तो सुंबर और खारी स्टेशन को आपस में जोड़ेगा। T49 टनल का आकार कैसा है? हार्श शू आकार का है ये। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यह महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? नागपुर और शिरडी को आपस में जोड़ता है। उद्घाटन किए गए प्रथम चरण की लंबाई है 520 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? गोवा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन बना? तो एबाक क्लस्टर देश का पहला क्लस्टर है। एबाक क्लस्टर कहाँ है? आइजोल मिजोरम में है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के तहत ये पूरा हुआ है। 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? सुका पाइका। ठीक है, ये नदी है सुका पाइका जिसका पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ हुआ। ये 70 वर्ष पहले बहा करती थी। इस नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? तो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा किया गया है। इस नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में नदी बहती है। और सुका पाइका ओडिशा में किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की सहायक नदी है। प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? वडोदरा गुजरात में किया गया है। देश का पहला C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ केवड़िया गुजरात में। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ केवड़िया गुजरात में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? त्रिमंदिर अडालज गुजरात में। त्रिमंदिर अडालज गुजरात में। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टड कम सस्पेंशन पुल का निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह कृष्णा नदी पर पहला केबल स्टड कम सस्पेंशन पुल बनेगा कृष्णा नदी पे। यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा? तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से यह पुल जोड़ेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहां पर देश का पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है? चांजू थर्ड और देवथल चांजू। चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना 48 मेगावाट की है और देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना 30 मेगावाट की है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ट्रक पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? ऊना हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये दूसरा बल्क ट्रक पार्क था। तो पहला बल्क ट्रक पार्क की आधारशिला अक्टूबर में जंबूसर भरूच गुजरात में। दोनों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 10 अक्टूबर को रखा गया और ये 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो पहला बल्क ट्रक पार्क देखा जाए तो जंबूसर भरूच गुजरात में और दूसरा बल्क ट्रक पार्क देखा जाए तो ऊना हिमाचल प्रदेश में।
प्रधानमंत्री विकास पहल योजना पीएम डिवाइन, प्रधानमंत्री विकास पहल योजना संबंधित है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। पीएम डिवाइन योजना की कार्यावधि है 2022-23 से 25-26 तक, 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए ये योजना है। पीएम डिवाइन का पूर्ण रूप है क्षेत्र के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत हुई? तो युवा 2.0। कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा? 30 वर्ष से कम आयु के। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 शुरू किया गया है। ठीक है। रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने के लिए ये योजना की गई है। पीएम प्रणाम का पूरा नाम अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है? पुलमपारा, केरल में। इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण एवं मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सारस परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इजरायली दूतावास और खुशी फाउंडेशन द्वारा। सारस परियोजना कहां से प्रारंभ किया गया? तो गाजियाबाद से। अब ये यूपी स्पेशल का एक तरीके से है। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री स्कूल का पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। श्रेष्ठ योजना का पूर्ण नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। नमस्ते योजना का संबंध शहरों की मशीनीकृत सफाई से है। नमस्ते योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्ते योजना का संबंध शहरों की मशीनीकृत सफाई से है। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है। नमस्ते का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला मंडला एमपी में है। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला मंडला एमपी में है। इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों से। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की किस उप योजना को लॉन्च किया गया? इस्माइल 75। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया? अवसर योजना के तहत। अवसर योजना का संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। अवसर का पूर्ण नाम क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 31 दिसंबर 2024 तक। भारत की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने। भारत की उड़ान पहल का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने किया। सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जैसलमेर, राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना। इसकी क्षमता है 735 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया? कायमकुंभ फ्लोटिंग सौर परियोजना, केरल। इस परियोजना की क्षमता है 92 मेगावाट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टोइक परियोजना कायमकुंभ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर फोटोवोल्टोइक परियोजना कौन सी है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तेलंगाना। ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता है 100 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? जालौन, उरई तहसील, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 296.07 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे कितने जिले से होकर गुजरता है? तो ये 7 जिले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 7 जिले से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होकर गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन,
औरैया इटावा। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? मिशन शक्ति के लिए। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि है 15वां वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 तक मिशन शक्ति योजना की होती। मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ। थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन है सामर्थ। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली से गुरुग्राम के बीच भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाएगा? द्वारका एक्सप्रेसवे, और इसकी लंबाई है 29 किलोमीटर। हरियाणा में ये 19 किलोमीटर है और दिल्ली में 10 किलोमीटर। वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया? बंगलुरु, कर्नाटक में। किस संस्थान ने इसकी शुरुआत की? पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसकी शुरुआत की है। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? निपुण। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण। निपुण का पूर्ण नाम अगर देखा जाए तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। निपुण को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात के दहेज में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की? अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को क्या कहा गया? अग्निवीर कहा जाएगा। ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दी। ठीक है, इस ड्रोन नीति का क्या नाम होगा? हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयरपोर्ट के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने की दृष्टिकोण पर आधारित है? 2030 तक। देश के किस मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है? ई-संजीवनी को। जैव विविधता के संरक्षण व उद्धार हेतु किसने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? NTPC लिमिटेड ने। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम है NTPC लिमिटेड 2018 में। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर, राजस्थान में। इस संयंत्र की क्षमता है 390 मेगावाट। इस संयंत्र को किसने स्थापित किया था? अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड द्वारा। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन घट्टी, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इफ्को, कल्लोल, गुजरात में। किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारत के किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? दिल्ली मेरठ 82.5 किलोमीटर लंबी लाइन परियोजना। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित हुई है? एल्स्टॉम के द्वारा। यह सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम कितनी गति से चल सकती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया गया है भारत में। इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत। पुरानी पेंशन को बहाली को असूचित करने वाला देश का पहला राज्य ये है छत्तीसगढ़, और ये कब से प्रभावी मानी जा रही? 1 अप्रैल 22 से। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ मोदी जी ने किया है। यह नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई, जिसका आयोजन इंदौर में हुआ था। अब बस इतना साल भर का, फिर हम दूसरा देखेंगे। रिपोर्ट, मसौदे, नीतियां, सूचकांक। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति को भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इस नीति को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है? रेल मंत्रालय द्वारा। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित हुई? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुई। 2021 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की कुल कितनी संख्या दर्ज हुई? 4,12,432।
कुल घटनाओं में घायल और मृतकों की संख्या, घायल थे 3.84 लाख घायल थे और मृतक की संख्या थी 1.54 लाख। ठीक है, 2019 की तुलना में 2021 में सड़क हादसों में गिरावट आई है, 8.1% की तो गिरावट आई है। 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या बढ़ी है। आप ये नोटिस करिए कि सड़क हादसे कम हुए हैं, लेकिन मौत बढ़ गया है, 1.9% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटनाओं में मौत की। कुल सड़क दुर्घटना में किस आयु वर्ग के लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं? तो 18 से 45 वर्ष के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा। रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन से हैं? बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण की नींव, अवसर। रिपोर्ट में कितने संकेतकों को शामिल किया गया है? राज्य स्तर पर 89 और जिला स्तर पर 49। रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाले जम्मू कश्मीर। उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया है। निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में हरियाणा है और निम्न सामाजिक प्रगति में उत्तर प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले में झारखंड, बिहार और असम आते हैं। और इस रिपोर्ट में कितने आकांक्षी जिलों की समीक्षा की गई है? तो 112 आकांक्षी जिलों की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले आइजोल मिजोरम, सोलन हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में एक आइजोल मिजोरम है और 2 हिमाचल प्रदेश के जिले हैं, एक सोलन एक शिमला। राजस्व आसूचना निदेशालय ने अपने 65वें स्थापना दिवस के दौरान किस रिपोर्ट के नवीन संस्करण जारी किया? तो भारत में तस्करी रिपोर्ट 21-22। वर्ष 2022 का DRI वीरता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मिसल क्वीनी डी कोस्टा और विपुल विश्वास को। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना मेघालय। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है? पहला। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के 2 अन्य राज्य केरल और कर्नाटक हैं। भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? पुनर्भरण होता है 437.6 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM। पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? तो 239.16 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, भारत में स्कूली शिक्षा पर UDISE प्लस 2021-22 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी हुई 3 नवंबर 22 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ये रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन 2020-21 की तुलना में बढ़कर 2021 में था 53.8% से बढ़कर 57.6 हो गया है। ये UDISE प्लस का पूर्ण रूप है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस। पब्लिक अफेयर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? पब्लिक अफेयर सेंटर बंगलुरु द्वारा जारी किया गया। 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया? तो ये 7वां संस्करण था। बड़े राज्य की श्रेणी के अंतर्गत 3 शीर्ष राज्य हरियाणा, तमिलनाडु, केरल। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र को मिला है। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला है 12वां। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान है नागालैंड को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा इस रिपोर्ट को पूर्ण किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत बड़े राज्य यानी 30 लाख से अधिक की आबादी वाले में शीर्ष 3 स्थान है तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु, जो 30 लाख से अधिक की आबादी में है। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छोटे राज्य या केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पे है। शीर्ष 3 जिले अगर देखा जाए तो भिवानी हरियाणा, जगित्याल तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना। शीर्ष 3 जिले में 2 तो तेलंगाना के हैं। पहले नंबर पे भिवानी हरियाणा है, फिर जगित्याल तेलंगाना है, निजामाबाद तेलंगाना है। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 22 के परिणामों की घोषणा 1 अक्टूबर 22 में हुई है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लगातार 6वीं बार इंदौर है। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर भी इंदौर है। स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान तिरुपति प्रथम, मैसूर दूसरा, नई दिल्ली तीसरा है।
1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किन शहरों को शीर्ष 3 स्थान? इंदौर प्रथम स्थान, सूरत दूसरा, नवी मुंबई तीसरा स्थान है, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में है। भारत की सबसे स्वच्छ छावनी देवलाली महाराष्ट्र में है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बिजनौर यूपी को शीर्ष स्थान मिला है गंगा नहर शहर। 1 लाख से कम जनसंख्या में गंगा नगर या शहर में शीर्ष स्थान बिजनौर यूपी को है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में गंगा शहर हरिद्वार उत्तराखंड है। स्वच्छ सर्वेक्षण 22 में किस राज्य को 100 से कम यूएलबी की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? त्रिपुरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से कम यूएलबीज की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला? त्रिपुरा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक यूएलबीज की श्रेणी में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार तिरुपति आंध्र प्रदेश को मिला है। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का आकलन किया गया? तो 4354 शहरों का आकलन किया गया। और स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रथम संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया? 2016 में। 21-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया? सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट कार्ड का आधार था सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दिए गए जवाब। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के वह 2 राज्य जहां स्थित सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड और त्रिपुरा। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के वह 2 राज्य जहां स्थित सूचना आयोग पूरी तरीके से निष्क्रिय है, तो झारखंड और त्रिपुरा। उपराष्ट्रपति द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी शीर्षक से रिपोर्ट किस अवसर पर जारी किया गया? विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर को। ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार किया पर्यटन मंत्रालय ने। ये रिपोर्ट 63वीं रिपोर्ट थी ये। और पोषण अभियान पर चौथी प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग ने जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण, महामारी के समय में पोषण अभियान। वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 राज्य अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात है। 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 राज्य हैं सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो भारत में अपराध 2021 के नाम से रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध तेलंगाना। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध? ये राजस्थान। ठीक है, एसटी किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो एमपी में है। तो सबसे ज़्यादा एसटी के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो एमपी में हुए हैं। एससी सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा यूपी में है, प्रतिशत में तो पंजाब में है, तो संख्या में सबसे ज़्यादा यूपी में है। तो एससी के खिलाफ सर्वाधिक अपराध यूपी में हुए हैं। और किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो ये असम में है। ठीक है, 168.3%। कानून श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, ये नेशनल लॉ, एक सेकेंड, वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध का सर्वाधिक मामला? ये उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ में उत्तर प्रदेश हो रहे हैं और अनुसूचित जाति यानी एससी के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज़्यादा है। फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो ये दिल्ली में 147.6। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक है दिल्ली में। देखिए, संख्या में महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। और किस केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो दिल्ली में है। लेकिन अगर पूरे देश में अगर दर देखा जाए महिलाओं के खिलाफ तो सबसे ज़्यादा असम में है, दर है, संख्या दिल्ली में है। ठीक है, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत है? तो 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो 14.9% हो जाएगी। 16 में 9.2% थी बुजुर्ग की आबादी और 2036 तक 14.9% हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो 22.7%। जो हमारी युवा आबादी है वो कम होगी और जो हमारी बुजुर्ग की आबादी है वो बढ़ेगी 36 तक। ठीक है, ये 16 में युवा आबादी 27.9% थी। भारतीय नवाचार सूचकांक 21 के द्वारा किसने जारी किया था? ये नीति आयोग जारी करता है भारतीय नवाचार सूचकांक। और 21 में सूचकांक का कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा था नवाचार संस्करण। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है नवाचार में, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर है नवाचार में, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ है और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान नवाचार में 7वें नंबर पे है नवाचार में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 7वां संस्करण जारी हुआ है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान IIT मद्रास ने। विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु ने। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान
IIM अहमदाबाद गुजरात। चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान जामिया हमदर्द नई दिल्ली। कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ मिरांडा हाउस नई दिल्ली। आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान IIT रुड़की। आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान IIT रुड़की। कानून श्रेणी में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। डेंटल विषय में शीर्ष स्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट जारी हुई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यह रिपोर्ट किस अवधि हेतु जारी हुई? 18-19 एवं 19-20 हेतु। इस रिपोर्ट के अनुसार 19-20 में भारत में स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला सीकर राजस्थान था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया? राज्य खाद्य सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 को जारी किया गया। ये चौथा संस्करण था। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान तमिलनाडु को, छोटे राज्यों में गोवा को, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में स्थान मिला है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हाल ही में राज्य ऊर्जा जलवायु परिवर्तन किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। अब ये अप्रैल और फरवरी की न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 1 साल का पढ़ना है न्यूज़। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।